आप सबको नमस्कार। अस्सी के दशक में 1984 के आसपास, अगर मैं सन भूल नहीं रहा हूं, तो हिरमा की अमर कहानी में काम करने का मौका मिला। उसके पहले रविशंकर विश्वविद्यालय की एक पीठ की वजह से जब हबीब साहब ने कुछ बाहरी कलाकारों को लेकर, उन सब के नाम मुझे याद है लेकिन नाम गिनाना बहुत ज़रूरत इस समय नहीं है उसकी, जादूगर कलाकार प्ले किया, तो वो पहला अवसर था जब उनके साथ बाकायदा एक आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। मेरा ख्याल है कॉलेज की पढ़ाई मेरी शुरू नहीं हुई थी। मैंने बहुत कम समय उनके साथ बिताया, लेकिन कम समय में कोशिश की कि थोड़ा ज़्यादा उनको जानूं। लेकिन मैं उनको जान रहा हूं या जानने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी समझ 20-25 सालों के बाद होनी शुरू हुई। उनके साथ काम करके अलग हो जाने के अब लगभग 30 बरस हो रहे हैं मेरे अपने जीवन के। 50 की उम्र मैंने क्रॉस कर ली है। तो एक खुशी भी है कि मैं ऐसे आदमी पर बात कर रहा हूं या बात करने की कोशिश कर रहा हूं जिसके जीवन की शताब्दी हम सब मनाने की इच्छा से आज यहां एकाग्र हैं। मैंने टुकड़ों पर भी अपने ढंग से उनको समय समय पर देखा, लिखा। उन सब पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कहीं न कहीं सुरक्षित है और किसी आने वाली किताब का कोई हिस्सा भी है। अगर किताब मेरे अपने जीवन का जो तौर तरीका है उसमें वो पूरी हो जाए, तो वो संभवतः आपको कुछ समय में वो किताब देखने मिल सकती है। तो मैंने जो आलेख लिखा वो मैं आपके सामने अब पढ़ रहा हूँ। मुश्किल से 3.5 पन्ने हैं ये, और मुझे लगता है कि 5 से 6 मिनट में मैं अपनी बात कर लूँगा। इस आर्टिकल पे मैं ये बहुत मेरे मन पे स्पष्ट था कि मुझे उनका बायोडाटा आपको नहीं बताना है, तो फिर मैं क्या बताऊं। पंद्रह अगस्त जब गुजरा तो हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव के जलसे को हम सब ने देखा, और किसी भी आदमी के जीवन पे 100 साल षष्ठयुब्ध पूर्ति या अमृत महोत्सव या शताब्दी की क्या अहमियत होती है, ये सामान्य आदमी या सामान्य परिवारों में उसकी कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। लेकिन अगर व्यक्ति रचनात्मक हो तो बेशक हमको लगता है कि उस बारे में कुछ विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हबीब साहब का जीवन, आज़ादी के पहले का जीवन, आज़ादी मिलने के पहले का और आज़ादी मिलने के बाद की जो सीमा रेखा थी, बीच का जीवन, और वो जीवन जिनको हम लोग सब आमतौर पर बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, थिएटर का। लेकिन थिएटर के पहले उनकी एक बहुत खूबसूरत यात्रा है, वो है उर्दू अदब की। और बाद में चूंकि थिएटर, लेकिन सामान्य रूप से दुनिया उनको एक बड़े नाटककार के रूप में जानती है, तो जाहिर तौर पर उस बारे में ही बात होती है। लेकिन मैं उनके उर्दू अदब पर यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा कि आज़ादी के 75 साल और एक आदमी के जीवन के 100 साल, इसको किस तरह से मैं देख सकता हूँ, और मैं इसको कितना देख पा रहा हूँ ये आप सुनेंगे
तो मुझे बताएंगे कि मैं कहीं ठीक हूँ, और अगर कोई चूक है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश भी करूँगा, क्योंकि अंततः ये लिखा मैंने है, लेकिन ये सारी सामग्री जो है अब उनके शताब्दी वर्ष के लिए होगी। तो ऐसा ना हो कि कोई बात, जाहिर तौर पर बातें बहुत सारी छूट सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बायोडाटा ये नहीं है, मैं थोड़े से दूसरे संदर्भ में उनको देख रहा हूँ। तो अब ये आलेख मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पचहत्तर का भारत और 100 बरस के हबीब तनवीर। 15 अगस्त की शाम फिल्टर कॉफ़ी पीते हुए वे याद आ गए। याद आए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना यह कि वे किस दिन याद आए। दिन भर की भरभराती बारिश के बाद शाम की उस खुशनुमा ठंडी हवाओं के बीच कॉफ़ी हाउस में बैठे बैठे स्क्रीन खुला ही था कि 1 सितंबर से जुड़ी यादों की फेहरिस्त चमकी। तिथि से संबद्ध एकाधिक जानकारियों के मध्य मेरी अपनी स्मृति से घिरा हुआ कोई नाम था, तो वो हबीब तनवीर का। तो क्या हबीब जी 100 के हो गए? मैंने कौतूकवश अपने आप से ही सवाल किया था। अचरज हुआ, इतनी जल्दी 100 के? कहीं होंगे वे रिहर्सलरत? मेरा जवाब मुझी को था, और इसके बाद फ्लैशबैक आवाजाही करने लगा। उनकी याद आते ही वे अपनी समूची धज के साथ याद आने लगे। याद आने लगा उनका नया थिएटर। सच तो यही है कि वे गए ही कहाँ, जब तब किसी न किसी रूप में याद आते ही रहे हैं। याद करूं तो भी, याद ना करूं तो भी, कोई न कोई राह निकाल कर वे स्मृति का द्वार खटखटा ही दिया करते हैं। 1 सितंबर 2022 है यह। उनकी अनुपस्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब 100 में दाखिल हो गए हैं। वे कहीं नहीं गए हैं उस हर नाट्य निर्देशक की स्मृति में जो दर्जेदारी समझता है। बड़ी सोच का रंगमंच करने वाला हर वो खुले ख्यालों वाला व्यक्ति उन्हें अपना पूर्वज मान सकता है। कहीं भी जब कभी नया थिएटर का जिक्र छिड़ेगा वे याद आते ही रहेंगे, और तब लगेगा कि अरे हैं, वे तो इस तरह से हैं। लेकिन भावुकता से परे हकीकत यही है कि वे 100 बरस पर आ गए हैं, जन्म शताब्दी वर्ष पर। 1 सितंबर सन 1923 उनकी जन्म तिथि है। किसी आदमी के लिए उम्र एक पड़ाव कितना बनती है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन हबीब तनवीर जैसी शख्सियत के लिए 100 उतना ही साधारण रहता जितना उनके लिए हर नाटक का आरंभ हुआ करता था। यानी न वे इस 100 बरस पर खुद के आने से चौंकते और न उत्साह से उछलते। रोज की तरह उनके व्यक्तित्व का एक मनोहर प्रमाण पाइप की संगत में अपनी तयशुदा दिनचर्या का हिस्सा बनते होते। इतना जरूर है कि एकाधिक न्योता उनके सामने रखा होता और वे कहाँ जाते, यह उनका अपना एकाधिकार होता। वैसे किसी साधारण व्यक्ति के 100 वर्ष और ऐसे व्यक्ति के जिसका दायरा समाज देश से होता हुआ बाहर तक फैल जाता हो,
उसके होने के 100 बरस में अंतर होता ही है। फिर वे तो हबीब तनवीर थे, क्या उपमा दी जाए उन्हें। संबोधन के पहले उनके लिए क्या लिखें कि वे अपनी सर्वांगता में दिख जाएं। इतना विचार करते हुए ख्याल आया कि हबीब तनवीर कह देने से ही तो सारा दृश्यांकन साफ हो जाता है। रंगमंच बिरादरी के चिर परिचित नाम, पुरानी पीढ़ी के उर्दू अदब वालों की नज़र में शायर, एक ऐसा आदमी जिसका रचनात्मक दायरा 20वीं शताब्दी के मध्यकाल से फैलता हुआ 21वीं शताब्दी तक चला जाता है। 100 बरस के इस पड़ाव में हबीब तनवीर जैसी शख्सियत को लेकर बात करने के बहुतेरे सिरे खुलते दिखाई देते हैं। हिंदुस्तानी थिएटर के रूप में जिन्होंने कभी काम किया था, बाद में भले ही उनका थिएटर नया हो गया हो, साझा भारत, विभाजन और फिर आज़ाद भारत के 75 साल और एक व्यक्ति जो इन तीनों से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, उसके 100 साल। फिर जिसका नाम हबीब हो, उनके कलात्मक किरदार को लेकर सोचते हुए एक नज़र और मिलती है, वो भी तो रायपुर के ही थे। सुकून इस बात का भी है कि मैंने उनके दल में कुछ बरस गुजारे, नाटकों में काम किया। बाद में जीवन की प्राथमिकताएं बदली तो थिएटर छूट गया, मगर वे और नज़दीक आ गए। उन्होंने मेरा लिखा हुआ नाटक खेला। कितनी असरदार है यह पंक्ति। ऐसा सुना जाए तो बेशक दिल थोड़ा और खुश होकर फैल जाता है। कोई लेखक इस पंक्ति के साथ खुद को कैसे रिएक्ट करता होगा, समझना मुश्किल है। मेरे लिए भी वही मुश्किल इस समय है। संस्कृत क्लासिक्स से लेकर पश्चिमी लेखकों के साथ खुद उनके लिखे अपने नाटकों के अलावा भारतीय नाट्य लेखकों के नामों की छपी फेहरिस्त देखें, जहां इस अनजान का नाम भी दर्ज है। अंजुम कत्याल की किताब है, 2012 का संस्करण, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। राज्यसभा में रह चुके इस दिग्गज की स्मृतियां और सरकार तंत्र के साथ उनके रिश्ते को याद करते कुछ नया सोचा जाए तो और भी कोण समझ को फैलाव देते हैं। चरणदास चोर जब एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ घोषित होकर लौटा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके दल बल को चाय पर आमंत्रित किया था। यह पहला भारतीय नाटक था जिसको इस रूप में पश्चिम में ख्याति मिली। इधर देश इस समय जिन हाथों में है, उनकी कला दृष्टि में हबीब तनवीर नाम से उपजने वाला धर्मबोध उन्हें कितनी राहत देता अथवा कितनी ताकत, इसका कोई भी अंदाज लगाना मुश्किल है। खुद यदि वे होते तो बजाय सरकारें क्या कर रही है इसमें उलझने के 75 के भारत को अपनी 100 से घिरती यादों के साथ जोड़कर कोई नज्म रच लेते या कोई कथ्य तलाश लेते। कुछ और नहीं तो एक बार फिर लाहौर का वह असाधारण कथ्य उठा लेते जिसने श्री असगर वजाहत को पुनर्परिभाषित कर दिया। इन बातों के अतिरिक्त दूसरा दृश्य भी मन में आता है। उम्र के 8 दशक पूरे होने के बाद वे शैथिल्यता की गिरफ्त में आ ही चुके थे। हो सकता है अपनी ही रची गई राह से थक कर विश्राम कर रहे होते, जिसका कि अघोषित उल्लेख अपने साथ एक संवाद में करते हुए मैंने उन्हें सुना हुआ था। दरअसल उनके होते होते उनकी नया थिएटर मंडली के पूर्वज कलाकारों का उम्र और स्वास्थ्यजनक कारणों से बिछुड़ना या सायास दल से निकलकर अपने गृह ग्राम लौट जाना, यह सब उनकी नज़रों के सामने ही घट रहा था, जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। इन्हीं कारणों से क्या
नया थिएटर का सम्मानजनक रूप से विसर्जन कर दिया जाना चाहिए। ऐसे ख्यालात भी उनके मन में कहीं कहीं आवाजाही करने लगे थे। इस बारे में बहुत लंबी बात हुई थी, मैंने एक लंबा आलेख भी लिखा था कि ये वो ऐसा क्यों सोचते थे। आज जन्म शताब्दी के प्रसंग पर उनके दल के कुछ नाम ज़रूर हैं जो उनकी अनुपस्थिति में भी अकेले ही नया थिएटर का सौंदर्य बोध जागृत कर जाते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के रविलाल सांगड़े कभी दल से निकलकर भोपाल जा बसे। 3 दशक तक नया थिएटर को देने वाली उनकी एक बहुरंगी कलाकार पूनम तिवारी नांदगांव में संघर्षरत है। कम बरस बिताने वाली अगेश नाग और श्यामा मरकाम भी अपनी दुनिया में मस्त है। अमर सी लहरें यहीं कहीं हैं। शताब्दी वर्ष में अब जबकि उनके दल के लगभग सभी विदा हो चुके हैं, ब्रैकेट में आशय उन कलाकारों से है जो नाचा और गम्मत से होते हुए उनका आधार बने, शहरी और बाद की पीढ़ियां नहीं। तब वे अपने इन साथियों की विदाई को देखते 100 के प्रसंग पर क्या कहते? अगर वे 100 की उम्र पाते और स्वास्थ्य अनुकूल रहता तो निसंदेह सक्रिय रहते। जो भी कहते, अगर कहने की स्थिति में होते तो इतना ज़रूर है कि एक शताब्दी का झरोखा सामने खुलता चला जाता। अब ये नहीं हैं, कुछ थोड़े से लोग हैं जो उन्हें याद कर लेते हैं। एक लोकप्रिय हस्ती का अपना परिवार भी बिखराव में ही रहा। दोनों बड़ी बहनें तो उनके होते ही चल बसी थीं। पुत्री नगीन तनवीर को भोपाल रास आ गया। वे वहीं हैं और अपने जीवन को अपनी तरह से जी रही हैं। इस समय रायपुर का उनका पैतृक घर खंडहर की तरह है। उनके निवास स्थान की ओर जाती वह कसाई गली भी वैसी ही है, धूसर और बदरंग जैसी तब थी। अपना पता पूछने वालों को प्रायः वो यही कहते थे, बैजनाथ पारा देखे हो? अरमान टेलर से पूछ लेना। और उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाली लारी स्कूल, बाद में परिवर्तित नाम सप्रे स्कूल, वो भी आज बदले हुए रूप में वैसी ही है। इसी स्कूल के साथ उनकी क्रिएटिव जर्नी के टेक ऑफ का भी प्रमाण मिलता है। सन 1973 में यहाँ कभी उन्होंने अपना नाचा वर्कशॉप लगाया। इसी नाचा वर्कशॉप ने उन्हें वे नायाब कलाकार दिए जिन्हें लेकर बाद में उन्होंने नया थिएटर रच दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे बड़ी कदकाठी के संस्थान की नज़र में हबीब तनवीर जन्म शताब्दी को लेकर उनके प्रमुख क्या करने का मन बनाते हैं, इसको देखने के लिए हमारे पास पूरा साल होगा। लोक को मांगल्यकारी दृष्टि से देखने वाली उनके राज्य की कांग्रेसी सरकार की नज़र में भी वे कहाँ से दाखिल होते हैं, इसको जानने के लिए भी हमें धैर्य रखना होगा। 75 वर्ष के भारत की उम्र में हबीब तनवीर का 100 साल की उम्र का मोड़ सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, बहुत कुछ है। जय शंकर हबीब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार राजेश जी, आपका लेख हमारे साथ पढ़ने के लिए। चलो अब हम ये आगाज करते हैं, खुशी के पलों की हम बात करते हैं। बहुत हो चुका अब इंतज़ार साथियों, चलो अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रथम सत्र का आरंभ हम करने जा रहे हैं। हमारे प्रथम सत्र का विषय है श्री हबीब तनवीर के रंगकर्म पर चर्चा एवं संस्मरण। हमारे इस सत्र की मुख्य अतिथि एवं सभी सम्मानित वक्ता मंच पर आसीन हैं। मैं अब श्री योग मिश्रा जी को इस सत्र की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मंच की बागडोर सौंपती हूँ।